मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा था कि बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन किया। आगे चल करके यह सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण किया। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का कत्लेआम करना शुरू किया। उससे बचने के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे और अंतिम समय तक इन शरणार्थियों की संख्या भारत में 1 करोड़ तक पहुंच गई, जिसके कारण से भारत की आर्थिक और अन्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की तिगड़ी ने भारत को धमकाना शुरू किया, अनेक प्रकार से परेशान करना शुरू किया और पश्चिमी देशों ने भी भारत पर यह आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत का यह दृष्टिकोण था कि किसी भी देश के शासक वर्ग को जनता का दमन करने का अधिकार नहीं होता। वह पाकिस्तान की जनता, बांग्लादेश की जनता का दमन खत्म करे और जो शरणार्थी वहां से डर के मारे भागकर आ रहे हैं उनको वापस ले गए। लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने भारत की एक न सुनी और ऊपर से पाकिस्तान भारत को बुरी तरह से धमकाने लगा। वह युद्ध की धमकी देने लगा। उसके ऊपर में दो माई बाप थे, एक चीन था, दूसरा अमेरिका। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकाकी महसूस किया अपने आप को। परिणाम स्वरूप उसने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा मैत्री संधि 9 अगस्त 1971 को संपन्न किया। परिणाम स्वरूप भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विशेष करके यूनाइटेड नेशंस में एक विश्वसनीय सहयोग के रूप में सोवियत संघ का साथ मिलने लगा। स्थिति दोनों ही सीमाओं पर बहुत ही गंभीर थी और आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने भारत के 4-5 हवाई अड्डों पर बमबारी करके युद्ध की शुरुआत की। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, हवाई आक्रमण किया, उस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये चारों नहीं थे, इधर उधर गए हुए थे। जैसे श्रीमती गांधी उसमें कलकत्ता आई हुई थी, उन्हें सूचित किया गया। चारों प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री सहित दिल्ली पहुंचे। रात को 8 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से तबाह किया जाए। सेना को आदेश मिलने की देरी थी। सेना बिल्कुल तैयार थी। जैसे उसे आदेश मिला, भारत ने पूरी क्षमता और शक्ति के साथ पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब देने और पाकिस्तान को परास्त करने में लग गया। इधर 4 दिसंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया कि भारत तत्काल युद्ध बंद कर दे और अपनी सेना को अपनी सीमा पर वापस बुला ले। चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद सोवियत संघ ने अमेरिकन प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई। इसके बाद 5 तारीख को फिर से सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और इस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक पर पुनः अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाते हुए वही प्रस्ताव दोबारा पेश किया और दोबारा सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया। सिक्योरिटी काउंसिल कोई निर्णय नहीं ले सकी। तो 1950 में अमेरिका ने सोवियत संघ के अनुपस्थिति में एक प्रस्ताव पारित करवाया था जिसे कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। उस प्रस्ताव के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के निरंतर प्रयोग के कारण कोई निर्णय ले पाने में असफल हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो इस विषय पर जनरल असेंबली
साधारण सभा विचार करेगी और साधारण सभा जैसा प्रस्ताव पारित करेगी, उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने बात यह है कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली या साधारण सभा के प्रस्ताव राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं होते, जबकि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राष्ट्रों पर बाध्यकारी होते हैं। तो जब 2 बार सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया तो मामला भेजा गया जनरल असेंबली को, साधारण सभा की बैठक हुई। उस बैठक में अमेरिका ने फिर से वही प्रस्ताव पेश किया और पाकिस्तान के पक्ष में उसने अनेक प्रकार की बातें कही, भारत पर कई प्रकार के आरोप लगाए। वहां पर जनरल असेंबली में चूंकि उस समय अमेरिकन गुट का बहुमत था, इसलिए बहुत भारी बहुमत से भारत के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन श्रीमती गांधी ने कहा, हम जनरल असेंबली के इस प्रस्ताव को, जो कि पक्षपातपूर्ण है, हम इसे नहीं मानेंगे। और युद्ध बड़े जोर शोर से शुरू हो गया। इधर युद्ध जोर से शुरू हुआ, उधर अमेरिका ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए अपना 7वां बेड़ा उसने बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। बहाना बनाया कि ढाका में कुछ अमेरिकन नागरिक फंसे हुए हैं, उन अमेरिकन नागरिकों को हम मुक्त करने के लिए लाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन निक्सन ने अपने कमांडर को यह आदेश दिया था, बारूद बिल्कुल रेडी रखना, बिल्कुल तैयार रखना। और जैसे इधर 7वां बेड़ा रवाना हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर, भारत ने सोवियत संघ से बात किया। ब्रेजनेव ने कहा, मैडम घबराने की कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहे, हम यहां से अपना बेड़ा भेज रहे हैं। इधर 7वां बेड़ा आगे आगे, पीछे पीछे सोवियत संघ का जहाजी बेड़ा। और इसी बीच 15 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, या तो आत्मसमर्पण करो। पाकिस्तान की सेना को उसने अल्टीमेटम दिया, या तो आत्मसमर्पण करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई। आखिरकार पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी सहमति दी। 16 दिसंबर 1971 की शाम को 4:30 बजे पाकिस्तानी जनरल A.A.K. नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण की प्रथा या प्रक्रिया के अनुसार जनरल A.A.K. नियाजी ने अपने पिस्तौल से गोलियां निकाल करके उसे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हाथ में दिया और पराजय स्वरूप अपने माथे का स्पर्श किया। और ऐसा करते हुए जनरल A.A.K. नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि किसी जमाने में, मतलब स्वतंत्रता के पहले, जगजीत सिंह अरोड़ा और A.A.K. नियाजी बैचमेट थे। एक साथ दोनों ने मिलिट्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया, सैनिक प्रशिक्षण उन्होंने एक साथ प्राप्त किया। दोनों मित्र थे। भारत के विभाजन के बाद जगजीत सिंह अरोड़ा भारत में रह गए, A.A.K. नियाजी पाकिस्तान चला गया। दो मित्र लगभग 20-22 वर्ष के बाद मिल रहे थे। एक विजित था, दूसरा विजेता था। स्वाभाविक है, मनुष्य में संवेदना होती है और यह संवेदना आंसू के रूप में उनकी आंखों में झलक पड़ा। तो पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। पूरा बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया भारत की सेना के सहयोग से। और इस प्रकार से रात को 8 बजे श्रीमती गांधी ने एक पक्षीय युद्ध विराम करने की घोषणा करके अमेरिका के गालों में एक तमाचा मारा। यहां पर अमेरिकन कूटनीति सर्वथा
विफल हुई। अमेरिकन 7वां बेड़ा एंटरप्राइजेस के पहुंचने के पहले बांग्लादेश स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए 7वां बेड़ा को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात, चूंकि जनवरी 1971 में भारतीय विमान के अपहरण करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के विमानों का भारतीय आकाश के ऊपर उड़ना प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए अब पाकिस्तान के पास पहुंचने के लिए केवल जल मार्ग रह गया था और वायु मार्ग बहुत घुमा फिरा करके वह पहुंच सकता था। तो जल मार्ग से कराची से ढाका पहुंचने के लिए 17 दिन लगते हैं और ये युद्ध कुल मिलाकर के 13 दिन चला था। इधर पश्चिमी पाकिस्तान में भी पश्चिम सीमा की ओर भारत ने पाकिस्तान का 5,600 वर्ग मील का क्षेत्र जीत लिया था और पाकिस्तान ने भारत के 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जीता था। 5,600 से ऊपर और 480, इधर पूरा बांग्लादेश भारतीय कब्जे में। इस प्रकार से युद्ध बंद हुआ। युद्ध बंद होने के बाद जनरल याह्या खान को सत्ता छोड़नी पड़ी। वो सत्ता छोड़ करके भाग गए। अयूब खान की बहुत पुरानी जो महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, पूरी हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब थोड़ी सी हलचल हुई। भुट्टो ने खुशामद करना शुरू किया, क्योंकि भुट्टो की कुर्सी तब तक सुरक्षित रह सकती थी जब वे अपने सभी सैनिकों को वापस प्राप्त कर लें और भूमि की वापसी हो जाए, जीती हुई जमीन की वापसी हो जाए, तब जाकर के भुट्टो की कुर्सी सुरक्षित रह सकती थी। तो उन्होंने अनेक प्रकार की बातें कही। आखिरकार श्रीमती गांधी ने कहा, जो मांगोगे, जो बोलो, जो बोल रहा है सामने बोलो, हमसे सीधे बोलो, किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ताशकंद में भारत भुक्तभोगी हो चुका था। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कितनी महंगी पड़ती है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताएं हुई। कूटनीतिक वार्ता के बाद जून जुलाई 1972 को शिमला में दोनों प्रधानमंत्री मिले और शिमला समझौता हुआ। इसकी अवधि है 28 जून 3 जुलाई 1972। ये राजनीतिक नेता भी जब समझौता वगैरह करते हैं तो एक निश्चित तिथि को होना चाहिए। नहीं, जून और जुलाई 2 तिथियां याद करनी पड़ेगी। केवल 3 जुलाई बोल देते नहीं होगा, या 28 जून को बैठे थे, जून में ही खत्म कर दो ना। नहीं, 28 जून से जुलाई तक कितना लंबा होता है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उनको कितना कठिन होता है, ये तिथियां याद करना ये विद्यार्थी ही जान सकते हैं, राजनीतिक नेता नहीं जान सकते। तो खैर, जो हुआ तो वो मजबूरी है याद करना। तो 28 जून से 3 जुलाई तक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिमला में वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के द्वारा इन विषयों पर सहमति हुई। कौन कौन सी? सबसे पहले संघर्ष का अंत। दोनों देशों ने तय किया कि अब हम संघर्ष का, युद्ध का अंत करते हैं, तनाव को समाप्त करते हैं। दूसरी चीज, संबंधों की पुनर्स्थापना। जो संबंध 1971 के पहले दोनों देशों के बीच थे, वे समस्त संबंधों की पुनर्स्थापना पर सहमति हुई। मतलब कि कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, ये सभी संबंधों की पुनर्स्थापना करने के लिए दोनों देशों में सहमति बनी। तीसरी चीज, सेनाओं की वापसी। ये इस शिमला समझौते की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, सेनाओं की वापसी। मतलब पश्चिम की ओर भारत ने जो भी जमीन जीता था पाकिस्तान की, बिना किसी शर्त के भारत ने उसको वापस कर दिया। केवल कश्मीर का उस 5,600 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 480 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कश्मीर का था, इसलिए भारत ने उसको वापस नहीं किया। बाकी 5,100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसने पाकिस्तान को वापस कर दिया। यहां पर इसका कमेंट्स आगे करेंगे। तो उसने जीती हुई जमीन वापस कर दिया।
वापस करने पर सहमति हुई। इसी प्रकार से लगभग 400 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने भारत का जीता था। पाकिस्तान भी सहमत हो गया कि हम भी आपकी जीती हुई जमीन वापस कर देंगे। इसके बाद परस्पर वार्ता, भविष्य में आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए परस्पर वार्ता के मामले में दोनों देशों के बीच सहमति बनी। और अंतिम प्रावधान इसका था, जब दोनों देशों की संसदें इस समझौते को स्वीकृति दे देती हैं और समर्थन कर देती हैं, तब यह शिमला समझौते को लागू माना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जब से प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हुई हैं, तो प्रजातंत्र में अकेले शासक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा नहीं होता, वहां की संसद ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के संदर्भ में जब विदेशों से कोई समझौता या संधि करते हैं, तो संसद में उस पर चर्चा होती है। संसद जब पारित करती है, अमेरिका का सीनेट जैसा अनुसमर्थन देता है, इसी प्रकार से प्रजातांत्रिक अन्य देशों में जब संसद उस पर अपनी स्वीकृति देती है, तब उस समझौते को स्वीकृत माना जाता है। क्योंकि समझौता दो अधिकारी करते हैं या दो मंत्री करते हैं या दो प्रधानमंत्री करते हैं, तो संसद की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। या सरकार के दो सरकारों के बीच समझौता होता है, तो जब दो सरकारों के बीच समझौता होता है तो संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक मानी जाती है। यही प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो खैर, आगे चल करके पाकिस्तान के संसद ने और फिर भारत के संसद ने भी शिमला समझौते को पुष्ट कर दिया, शिमला समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इसको क्रियान्वित करने की बात आई, भारत की सेना वहां से वापस आ गई, पाकिस्तान की सेना भी वापस चली गई। अब देखें थोड़ा सा आलोचना। इसकी सबसे ज्यादा आलोचना उस जमाने में जनसंघ राजनीतिक दल ने किया था। जनसंघ का नया रूप है भाजपा, और इस जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा था, जब अनुसमर्थन के लिए संसद में रखा गया तो लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर की 30,000 वर्ग मील भूमि पर अवैध कब्जा बना करके रखेगा, और हम युद्ध में जीती हुई जमीन को भी 5,100 वर्ग किलोमीटर की भूमि को भी हम वापस कर रहे हैं। उसका अवैध कब्जा पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, कश्मीर पर चर्चा होनी थी। और यह जो वक्त था, भारत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकता था, पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी कर सकता था, क्योंकि उसके 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे बांग्लादेश में, और इधर 5,000 वर्ग मील से ज्यादा का क्षेत्र भारत के कब्जे में था। भारत ने अवसर को खो दिया। ये भारत की सबसे बड़ी भूल कही, यह गलती कही है। फिर स्थायी शांति नहीं, दोनों देश के बीच समझौता होना था, अनाक्रमण समझौता के भविष्य में हम किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विरुद्ध। लेकिन स्थायी शांति नहीं। क्यों? पाकिस्तान की प्रवृत्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, चलई जोंक जिमी वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। भले ही पानी स्थिर हो, लेकिन जोंक हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, सीधे चलने की आदत ही नहीं है। इसी प्रकार से पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो चाहिए उसको सब दे दीजिए, लेकिन वह हमेशा भारत के विरुद्ध घृणा का भाव ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसके डीएनए में है भारत का विरोध करना। जब तक पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति घृणा का भाव है, तब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा, और जैसे ही घृणा का भाव खत्म हो जाएगा, वैसे ही पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब यह है कि पाकिस्तान को आप कुछ भी कर दीजिए, वह नहीं सुधरेगा।
पह्यपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को जितना दूध पिलाएंगे उसके विष में ही वृद्धि होगी, उसमें मानवता नहीं आ सकती। तो भूमि की वापसी स्थायी शांति भी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आजाद कश्मीर पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि इस समझौते में कश्मीर को लेकर के बहुत बड़ा पैकेज डील हो सकता था पाकिस्तान के साथ। भारत ने यह मौका पूरी तरह से गंवा दिया। और अंतिम है कूटनीतिक पराजय। अभी तक जितने भी युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, प्रत्येक युद्ध में भारत विजयी रहा है, लेकिन कूटनीति की मेज पर हमेशा परास्त हुआ है। चाहे 1947 का कश्मीर युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, अथवा 1971 का युद्ध हो, भारत हमेशा कूटनीतिक रूप से परास्त होता रहा है, पराजित होता रहा है। और इसी मनोबल और इसी मानसिकता का पाकिस्तान हमेशा फायदा उठाता रहा है। भारत की नरमी को, भारत की उदारता को पाकिस्तान भारत की कमजोरी समझता है, क्योंकि जब जब श्री राम भगवान ने रावण के पास अपना दूत भेजा, रावण इसे श्री राम की कमजोरी समझता रहा। जब पाकिस्तान और जब रावण नहीं माना, अंतिम उपाय भी जब असफल हो गया, तब श्री राम भगवान ने रावण का वध करना ही उचित समझा। यहां पाकिस्तान के साथ हम लगातार उदारतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारे उदारता को हमेशा, नरमी के हमें हमेशा हमारी कमजोरी के रूप में देखता है। पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है उसके साथ हम युद्ध करेंगे तो हमारी भूमि तो वापस हो ही जाएगी, क्योंकि भारतीयों की मानसिकता है कि हम इतना कठोर नहीं हो सकते। जैसा कि इजराइल अरबों के प्रति जितना कठोर होता रहा है, हम उतना कठोर नहीं हो सकते। हमारी मानसिकता ही उसी प्रकार की है, अब क्या करेंगे। तो खैर, इसकी आलोचना होती है, लेकिन समझौता हो गया, दोनों देशों के अच्छा संबंध हो गया। वैसे भी भूमि की वापसी तो करनी ही थी, क्योंकि भारत शुरू से ही कहता रहा है कि हमें दूसरे देश की भूमि पर हमारा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, इसलिए भूमि की वापसी तो होनी ही थी। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं, तो भुट्टो की कुर्सी थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हुई, क्योंकि भुट्टो के अस्तित्व का मूल आधार था, कि मूल तत्व यह था कि वे भारत से किसी न किसी प्रकार से अपनी सेना को प्राप्त करने और जीती हुई जमीन को वापस ले लेने। भुट्टो इस मामले में पूरी तरह से सफल हुआ, और सफल होकर के इस प्रकार से शिमला समझौता संपन्न हुआ। इसके बाद देखें युद्धबंदी समझौता। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। इन युद्धबंदियों के बारे में समझौता हुआ। लगभग 500 युद्धबंदी, भारत के लगभग 500 सैनिक भी पाकिस्तान के द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे, तो इनकी वापसी के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ। इन 93,000 सैनिकों में से 195 को छोड़ करके शेष सैनिकों को भारत ने वापस कर दिया। यह घटना है अगस्त 1973 की। 195 जो सैनिक अधिकारी रोके गए थे, बांग्लादेश ने यह कहा कि इन 195 सैनिक अधिकारियों पर हम युद्ध अपराध का मुकदमा चलाएंगे। युद्ध अपराध का मुकदमा, और युद्ध अपराध के मुकदमे में एक ही सजा होती है, हैंग टिल डेथ, मरते तक उसको लटका कर, मतलब फांसी की सजा होती है। तो 195 को भारत बांग्लादेश ने वापस नहीं किया। इसके बाद त्रिपक्षीय समझौता हुआ अप्रैल 1974 में। 1974 में ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। शुरू में जब भुट्टो आए तो उन्होंने बांग्लादेश को कई प्रकार से रिझाना शुरू किया कि छोटे भाई हो, नाराज नहीं होते, गलती होती है, ठीक है हमने गलती की, वापस आ जाओ, अपने हमारे पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाओ, जैसे हम पहले थे वैसा ही करेंगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा सब कर देंगे, लेकिन अलग मत हो। कई प्रकार से उन्होंने रिझाना शुरू किया। लेकिन शेख मुजीब
30 लाख बंगालियों की हत्या को भूल नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान का पूरा तिकड़म यहां पर सफल नहीं हुआ, काम नहीं आया, और आखिरकार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। मान्यता प्रदान करने के बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और इस त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश ने 195 सैनिक अधिकारियों को भी वापस करने के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद 1977 में श्रीमती गांधी परास्त हुई, जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। जनता शासन काल में जो श्रीमती गांधी के काल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक बहुत बड़ी दूरी हो गई थी, इस दूरी को जनता शासन ने कम करने का प्रयास किया। उनके साथ, पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की यात्रा पर गए तो पाकिस्तान की मीडिया ने कहा कि आप तो शिमला समझौते के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, हम आप पर कैसे विश्वास करके आपके साथ बात करेंगे। तो उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं उसमें विरोधी दल का नेता था, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष था, और आलोचना करना मेरा बनता था। आज मैं जनता सरकार में विदेश मंत्री हूं, आज मैं विदेश मंत्री के रूप में आया हूं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं आया हूं। तो खैर, दोनों देशों के बीच बातें हुई और अच्छा संबंध बनाने का प्रयास भारत के द्वारा किया गया। इसी बीच जनता शासन काल में ही जुल्फिकार अली भुट्टो को अपदस्थ कर दिया गया और जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, नए सैनिक शासक बने। फिर इसी जनता शासन काल में ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई और जनता शासन ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा, यह कह करके कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देना या कुछ भी करना ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट्स। इसके बाद श्रीमती गांधी फिर आई 1980 जनवरी महीने में, और हाँ, इसके पहले एक छोटी सी एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी थी। वह घटना थी परमाणु विस्फोट 1974 में परमाणु विस्फोट हुआ। परमाणु विस्फोट भारत ने पहली बार किया कि परमाणु बम बनाने की क्षमता उसने हासिल कर ली, लेकिन दुनिया को यह बता दिया कि भारत परमाणु बम नहीं बनाएगा। खाना पीना पूरा रेडी, थाली में परोस दिया, खाएंगे नहीं। खाना पूरा रेडी कर लिया, परोसेंगे नहीं ताकि हम खा न सके। ये क्या बात हुई। और जब 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया, तब पाकिस्तान ने चीन और अन्य देशों की मदद से उसने भी परमाणु बम बनाने की न केवल क्षमता हासिल की, अपितु उसने परमाणु बम भी बना लिया। और छेड़ो पाकिस्तान को, ऐसे ही होगा। और आप हैं परमाणु विस्फोट करने की क्षमता, परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर लिए हैं, परमाणु बम नहीं बनाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। इसके बाद श्रीमती गांधी आई जनवरी 1980 में, और 1981 में अमेरिका ने घोषणा की वह पाकिस्तान को $3.2 अरब का सैनिक साजो सामान, शस्त्रास्त्रों की पूर्ति करेगा। इसमें हार्पून और क्रूज मिसाइल और F-16 विमान भी होंगे। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि पाकिस्तान का यह कहना था, क्योंकि अमेरिका का यह कहना था कि हम ये अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति हम सोवियत संघ के विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि सोवियत संघ उस समय तक अफगानिस्तान में आक्रमण कर चुका था, अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका था। तो अमेरिका का बहाना था कि हम इसे पाकिस्तान को इसलिए दे रहे हैं ताकि वह सोवियत संघ का मुकाबला कर सके। लेकिन भारत अच्छी तरह से जानता था, और जानता है अभी भी, कि पाकिस्तान जो भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करता है, खरीदता है, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत होता है, और भारत के विरुद्ध ही इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भविष्य में पाकिस्तान करेगा। इसके बारे में भारत पूरी तरह से
आश्वस्त था। तो इसको लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव हुआ और भारत ने भी फिर अपनी रक्षा व्यवस्था को और बढ़िया बनाने के लिए उसने जगुआर विमान मंगाया, मिराज 2000 विमान मंगाया। जगुआर मंगाया इंग्लैंड से, मिराज 2000 मंगाया फ्रांस से। और इस प्रकार से उसने अपनी रक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसके बाद आता है कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण। पाकिस्तान अपनी आदत से कभी नहीं बाज आएगा। पाकिस्तान के शासकों ने निरंतर कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कोई कसर नहीं रखा। जहां कहीं भी पाकिस्तान के शासक, पाकिस्तान के प्रतिनिधि जिस किसी सम्मेलन में पहुंचते थे वहां पर कश्मीर के बारे में जरूर उल्लेख करते थे कि कश्मीर में आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर में भारत की सरकार वहां के लोगों का दमन कर रही है, कश्मीर में भारत की सरकार वहां के लोगों को अधिकार नहीं दे रही है। तमाम प्रकार से इन पाकिस्तान के अधिकारियों ने दुनिया में जहां कहीं भी इनको जाने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, इन्होंने कश्मीर की समस्या को वहां पर उन्होंने जरूर उठाया। और इस प्रकार से एक द्विपक्षीय मामले को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनावपूर्ण संबंध होने लगे। इसके बाद आता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बम बनाने की घोषणा। 1998 में पुनः भारत ने परमाणु विस्फोट किया और कह दिया कि अब हम बम भी बनाएंगे, क्योंकि भारत को पुष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है और वह भारत को धमकी भी दे चुका था, यदि पाकिस्तान के अस्तित्व पर प्रश्न आएगा तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल भी करेंगे। तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल किसके विरुद्ध करेगा? निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध करेगा। तो अब भारत को चुप रहना संभव नहीं था। इसलिए 1998 में भारत ने न केवल परमाणु विस्फोट किया अपितु परमाणु बम बनाने की भी घोषणा कर दी। आज का व्याख्यान यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको धन्यवाद।